हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोज सर पर। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत डर लग रहा है कि हम मैथ सब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो अब टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जितने क्वेश्चन आपको अब डेली हो सकता है कि कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाए, बट जो डेली वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है, वो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ उसमें रखे हैं, एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा नहीं है। और वो जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अब जो बच्चे बिल्कुल मान चुके हैं कि हम फेल होने वाले हैं, आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि अब मैं आपको पास करा करके रहूंगा। ठीक है, जितना आपको बता रहा हूँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 6 से 7 क्वेश्चन आपको एक दिन में तैयार करने हैं। अगर आप इतना करने के लिए तैयार हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, और देर ना कर तो ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन पर। ठीक है, और जितने क्वेश्चन हम डेली करेंगे इनको आप डेली रिवाइज करिए। जैसे आज मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिए, आप कोशिश करिए कि अगले क्लास होने तक आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है। मैथ्स के अलावा आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराने वाला हूं, तो अच्छे से आप जुड़ जाइए चैनल के साथ। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सारे पॉइंट्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना, अपरिमेय सिद्ध करना और शांत अशांत बताना या ज्ञात करना। ठीक है, तो टोटल इस चैप्टर से आपके 10 नंबर पक्के हैं, और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जितने अभी मैं आपको बताऊंगा 10 मार्क्स आपके 100% गारंटी श्योर हो जाएंगे आपकी चैप्टर फर्स्ट से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ से अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, एक क्वेश्चन आएगा यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, शांत शांत। ये क्वेश्चन आपके क्या है, हर साल आपके क्वेश्चन में हर साल आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ रिवाइज भी करेंगे और अच्छे से आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि बिल्कुल भी आपके माइंड से वो आउट ना हो एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सभी को आपने रिवाइज करना है, और बार बार रिवाइज करना है जब तक नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट ना हो सकता है कि आपकी ये जो चैप्टर वाइज आप मैथ्स के चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लाइव क्लास स्टार्ट कर दूं बहुत जल्दी। ऐसे ही मैथ और साइंस और एसएसटी, इन तीनों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो सकते हैं आपकी बहुत जल्दी। अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास स्टार्ट हो, या फिर आपको ऐसे ही वीडियोस खाली अपलोड कर दूं और आप उसको देख लें, तो आपको जो ठीक लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लाइव क्लास शुरू करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे चलते हैं पहले जो आप पहला पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम। ठीक है, हम पांचों टॉपिक्स पर अच्छे से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको समझेंगे। तो पहला देखो आपके जो टॉपिक है वो है यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम। तो इसको हम पूरा बेसिक से समझेंगे, और एक क्वेश्चन में आपको इसमें से तीन में से दो क्वेश्चन आपको मैं बहुत अच्छा समझाऊंगा, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, यानी जिसको आप खुद से करेंगे। तो रफ कॉपी अपनी तैयार कर लो बहुत अच्छे से और मोटी सी। ठीक है, ताकि अब बीच बीच में इधर उधर आपको ना जाना पड़े। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 135 और 225, दूसरा है आपका 867, 255, 4052 और 12576 है तीसरा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको पूरा दिख जाए। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन आपके बोलूं तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। हर साल ये आपके एग्जाम में 3 नंबर के पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो पहले हम यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम को समझें। तो देखो यूक्लिड भाजन आपका क्या कहता है कि सिंपल सा आपने रखना है किसको, a बराबर p गुणा q प्लस r। ठीक है, और जब तक r क्या है, 0 के बराबर नहीं आता तब तक आपने क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। ये चीज आपके समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, हमें इसको समझना भी नहीं है ना, इसका कोई काम आपके इस क्वेश्चन में पढ़ने वाला है। ठीक है, बस अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो उस लाइन को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, और क्वेश्चन जैसे पहला नंबर है आपका 135 और 225, इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ स्टार्ट करें तो 135 और 225 को यहाँ हम लिख लेते हैं। अब इन दोनों में आपने ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन को हम ऊपर साइड में ले जाते हैं, अभी जो हमें सॉल्व करना है उसको देख रहे हैं। अब हमें ये देखना है इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी बच्चों, 225। तो जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सिंपल आपने दोनों संख्या को लिखना है, और जो संख्या बड़ी होगी आपने उधर इस तरह से मुंह खोल देना है। यानी कहने का मतलब यह है कि 225 बड़ी है 135 से। अब इसमें जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा, देखो क्वेश्चन में आपको क्या है, युगलित विभाजन का प्रयोग करना। तो युगलित विभाजन क्या कहता है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले अभी मैंने आपको a बराबर क्या दिखाया था, a बराबर p गुणा q प्लस r। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
अगर नॉर्मल हम इसको भाग वाले मेथड से देखें तो ये चीज आती होती आपकी हो जाती है a बराबर पी क्यू प्लस आर। ठीक है, इतने स्टेप में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखो सबसे पहले भाज्य की जगह पे क्या आ जाएगा, जो आपकी सबसे बड़ी संख्या है आपने वो संख्या लिख देनी है। तो हमने भाज्य की जगह पे तो सबसे बड़ी संख्या लिख दी, दोनों संख्याओं में देख लेना है। ठीक है, उसके बाद भाजक की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 135। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो बड़ी संख्या आपकी इस साइड आ जाएगी और छोटी संख्या आपकी, आप भले इस पूरे रूल को भी याद मत करो तो भी चलेगा। ठीक है, बस आपने माइंड में क्या सेट रखना है, बड़ी संख्या बराबर के लेफ्ट साइड में, छोटी संख्या बराबर के राइट साइड में। ठीक है, इतना काम आपने पहले कर लेना। उसके बाद जो आपको काम करना है वो मैं अब आपको यहाँ एक साइड में दिखाता हूँ। भाग आप लोगों ने सीखा है, आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। सिंपल आपने क्या करना है, और आपको ये पता है कि छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या में भाग देना है। यूक्लिड विभाजन का यही रूल है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो अब आपको ये देखना है 135 का भाग 225 में कितनी बार जाएगा। तो अब नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये लगभग आपका चले जाएगा 270। बट हमें 225 के आसपास देखना है, तो इसका पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे। जब हम इसका पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो आएगा कितना बच्चों, 135। ठीक है, अब आप देखेंगे शेष कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, एक हासिल ले लेंगे यहाँ से आगे से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। 12 में से जब 3 घटाएंगे बचेगा आपके पास कितना, 9। अब देखो इतना आपका क्या बच गया, शेषफल हो गया। ठीक है, ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, भागफल देखा गुणा में, तो आपने पहाड़ा 135 का कितनी बार पढ़ा, यहाँ पे देखो एक बार पढ़ा ना, वहां पे हमने गुणा में लिख दिया 1। अब प्लस आ गया आपका क्या है, शेषफल है। शेषफल आपका कितना बचा, 90, तो उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। और क्या आपका शेषफल 0 के बराबर है, नहीं है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, जो यहां पर संख्या है, ठीक है, वो अब आ जाएगी कहां पर, जहां पर पहले बड़ी संख्या थी, यानी इसको उठाया और यहां पर ले आए। क्लियर। अब देखो उसके बाद अब जो आपका शेषफल बचा वो आ जाएगा आपका इसकी जगह पर, यानी यहां पर आ जाएगा कितना आपका 90। ठीक हो गया। यानी अब किसका भाग किसमें देना, देखो पहले जो यहाँ पर था, ठीक है, उसको हमने यहाँ रखा, और जो यहाँ पर बड़ी संख्या थी उसको हमने अंदर रखा। अब यहाँ पे देखो 135 की जगह कितना आ गया, 90, तो 90 को हमने यहीं रहने देते हैं, और अंदर जिससे भाग देना है वो आपका कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, इसमें आपने बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। सिंपल जो आपका शेषफल बचा और उससे पहले आपने जिस संख्या से भाग दिया था, 135 से भाग दिया था, इस संख्या को आप उठा करके यहाँ ले आएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी अपने माइंड में कुछ भी डाउट नहीं रखना है। कोई भी डाउट है आप सिंपल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे लाइव क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको लाइव में ही सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपल आपका जो शेषफल बचा, उसके बाद आपने जो आपकी ऊपर संख्या थी उसको आप लेकर के आ गए नीचे। अब यहाँ पे आपका कितना है, 90 है, तो 90 में भाग देना है, सॉरी 135 से भाग देना है आप किसमें, 90 से। ठीक है, यानी अब अगला जो आपका स्टेप बनेगा वो बनेगा ये, है ना, 90 से भाग देना है 135 में। अब आप 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 9 दूनी होता है 18, यानी 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर आप कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 90 कम 90, फिर घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा, बचेगा कितना आपका 5। इधर बचा आपके पास 13, और 9 में से 13 घटाएंगे, बचेगा आपके पास कितना, 45। फिर आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 90 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, शेष बचा आपका कितना, 45। ये भी अभी 0 के बराबर नहीं, जब तक शेषफल 0 के बराबर नहीं आता तब तक हम इस क्वेश्चन को पूरा करते रहेंगे। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अब देखो जो आपका पहले यहाँ था वो यहाँ पर आ गया, जो आपका सबसे लास्ट में था वो यहाँ पे आ गया। अब ये 90 आ जाएगा आगे, ठीक है, अगले स्टेप में, और जो शेष बचा वो आ जाएगा इस जगह पर। फिर हमें इसका पहाड़ा पढ़ना है, यानी 45 का भाग देना है किसमें, 90 में। ठीक है, देखो 135 को उठा करके लाए थे यहाँ पे, फिर 90 से भाग दिया, फिर 90 को उठा करके लाए यहाँ पर, और अब किससे देंगे, 45 से भाग। अब 45 का भाग अगर हम 90 में देते तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। क्या हो जाएगा, 45 दूनी 90, यानी शेषफल कितना बचा, 0। अब हमने 45 का पहाड़ा पढ़ा 2 बार, और शेष बचा आपका कितना, 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में जो आपका 0 आएगा, ठीक है, वो 0 किस संख्या से भाग देने पर जो आपकी संख्या थी वो 0 आ गई, यानी शेषफल 0 आया, किस संख्या से भाग देने पर, वो है आपकी संख्या 45। तो आप कह सकते हैं कि जो एचसीएफ इस संख्या का निकल कर आया वो आ गया 45। ठीक है, यही चीज आपको फाइंड करनी थी, निकालनी थी, यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आपको एचसीएफ ज्ञात करना। तो ये आपका क्वेश्चन कितने स्टेप में गया, 1 2 3, यानी 3 स्टेप में ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर इसमें अभी आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 867 और 255।
ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, उसको मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। अगली संख्या है 867 और 255। फिर से देखो यहाँ पे हमने पहला काम क्या करना है, देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये हमको क्लियर हो गया, पहली संख्या बड़ी संख्या ये है। जो बड़ी संख्या उसको बराबर के लेफ्ट साइड में, जो छोटी संख्या उसको बराबर के दूसरी साइड में। सिंपल, अब हमको क्या देना है, छोटी संख्या को भाग देना है बड़ी संख्या से। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 255 का पहाड़ा में कितनी बार पढ़ना है, 800 में पढ़ना है। ठीक है, एक बार के लिए आप यहाँ से क्या भूल जाओ, 55 को भूल जाओ, इधर आप 67 को भूल जाओ। तो आपके पास बचेगा इधर 200 और इधर आपके पास बचेगा 800। तो दो चक्कों कितना होता है 800। ठीक है, दो चक्कों 8 होता है, यानी 800 आ जाएगा 4 बार पढ़ने पे। तो देख लेते हैं हम 255 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो देखो इसके आसपास ही पहुंचेंगे। तो 4 पंजे हो जाएगा 20, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, और हासिल बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। कितना हो गया आपका 1020, यानी ज्यादा हो गया 4 बार पढ़ने पे। कितनी बार पढ़ेंगे हम, 3 बार। अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 का 5, हासिल लगेगा 1, 5 तिया 15 और 1 16 और 3 दूनी 6। ठीक है, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 और 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 7। ठीक है, यानी 765 आ जाएगा। कितनी बार पहाड़ा पढ़ा आपने, 3 बार। कितना आ गया 765, वो आपने यहाँ पे लिख लिया। सिंपल, अब माइनस करना है तो 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2, 6 में से 6 घटाएंगे 0 और 8 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 102। यानी एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। 255 का पहाड़ा आपने पढ़ा 3 बार, शेष बचा आपका यहाँ पे देखो कितना 102। ठीक है, क्या ये 102 जीरो के बराबर है, नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 0। फिर ये वाली संख्या आ जाएगी 867 के नीचे, तो 255 को हमने यहाँ लिख लिया बराबर। फिर जो शेष बचा उसको 255 के नीचे लिखेंगे। अब फिर दोबारा हमने क्या करना है, भाग देना है। 255 को भाग देना है किससे, 102 से। अगर हम 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे आ जाएगा आपका 204। ठीक है, 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा कितना 204। फिर घटाएंगे, देखो 5 में से 4 जाएगा, बचेगा आपके पास 1 और 5 में से 0 जाएगा 51। ठीक है, तो ये आपका फिर से शेषफल बच गया, यानी 102 का पहाड़ा पढ़ा हमने कितनी बार, 2 बार। शेष बचा आपके पास 51 और ये भी अभी 0 के बराबर नहीं है। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अगला आपके पास क्या स्टेप बचा, 51 बचा। अब फिर से एक स्टेप और इसको हम आगे ले चलते हैं। अब देखो ये एक देखो 255, यहाँ से एक बार हमने भाग दे दिया, यहाँ पर आ गया। फिर अब 102 कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इस किसके सामने 51 के सामने। ठीक है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में सेट हो गया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए यूक्लिड भाजन में एसएफ ज्ञात करने के लिए, तो आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो 51 का भाग हम 102 में देना है, तो आपको पता है अगर 51 को पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 102 आता है, तो ये आपका शेषफल कितना आ गया 0। तो ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। 255 के नीचे कौन आएगा 102 बराबर में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना एक शेष, जो शेष बचा था वो था 51, और 51 का पहाड़ा अपना पड़ा 2 बार, शेष बचा आपका 0, यानी इक्वल टू में कितना आ गया 0। और ऊपर मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि एसएफ कौन सी संख्या होती है, वो संख्या जिससे लास्ट में भाग देने पर 0 आया। तो लास्ट में हमने भाग दिया था 51 से, तो इसका एसएफ कितना आ गया 51। ठीक है, आई होप बच्चों ये यूक्लिड भाजन आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो कोशिश करिए कि बार बार इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब अगला बचा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आप खुद से करेंगे और मैं ये आपको बता देता हूँ टोटल 7 स्टेप में जाएगा। ठीक है, 7 स्टेप में जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बाकी के दोनों भी बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने दोनों को सॉल्व कराया है। तीसरा जो है ये भी आपके एग्जाम में 4 नंबर का, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपली आपकी एनसीईआरटी बुक में इसका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं करा रहा हूँ। बाकी आप पहले खुद से कोशिश करेंगे, अगर फिर भी नहीं होता है तो एक बार आप अपना एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो एग्जाम्पल में ये आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप बच्चों कि आपका ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। सिंपल आपने कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट डालना है कि सर और अच्छे से समझा दीजिए। बट मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन को समझाने की। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख सकते हैं और इसको पहले खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, कई बार। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड से क्या ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। सिंपल सा है और इसमें देखो कोई ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी, और सारे 4 क्वेश्चन है और यही चारों आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होते हुए आए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब अगले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, जल्दी जल्दी हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला वाला बहुत इजी है, इसको पहले हम समझा देते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें अपने के अलावा, स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए। देखो अगर मैं बोलूं 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, देखो 7 में अपने और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग जाता है,
आप बोलेंगे नहीं जाता है। अगर मैं बात करूं 11 की, तो आप 11 को बोलेंगे इसमें 1 और 11 का ही भाग जाएगा। 9 बोलूं तो 9 में आप बोलेंगे 1 का भी भाग जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा और खुद 9 का भी जाएगा। यानी अपने और देखो, अपने और 1 के अलावा अगर किसी और संख्या से भाग जा रहा है तो वो कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो 9 आपकी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। और आपको क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप ये समझ गए कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। ये आपको दिमाग में रखना है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। 140। तो सबसे छोटी संख्या से हम भाग करना स्टार्ट करेंगे। तो 140 में देखो, अगर हम भाग करें, इसको थोड़ा सा लाइन को सेट कर लेते हैं, टेढ़ी सी हो गई है। तो 140 में भाग देना है। सबसे पहले देखो 2, और हमेशा अगर पीछे आपको ये संख्या दिख रही है 0, 2, 4, 6, 8, तो आंखें बंद करके किससे आपने भाग दे देना है? 2 से भाग दे देना है। किससे? 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे देखो 0 है तो 2 से भाग दो, 2 सत्ते 14, 0 का 0 आ गया। फिर आप 2 से भाग दो, पीछे 0 है, फिर 2 से भाग चल जाएगा। कितनी बार? 2 तियां 6, ठीक है, 2 तियां 6, यहाँ से 1 बचा, इधर आ जाएगा टोटल, तो 10 हो जाएगा। 2 पंजे हो जाएगा 10। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या यहाँ पर लास्ट में नहीं है, ठीक है, यहाँ पीछे आपने देखना है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो 5 आया। अगर आपको 0 या 5 दिख रहा है तो आंखें बंद करके आप किससे भाग दे देंगे? 5 से, ठीक है। अगर यहाँ पीछे आपको 0 और 5 दिखते हैं तो किससे भाग दे देना है? 5 से। पीछे 5 है तो यहाँ से 5 में भाग चल जाएगा, ये आ जाएगा 5 सत्ते 35। पहाड़े आपको याद होंगे अच्छे से। आई होप कि आप लोगों को 20 तक पहाड़े याद होंगे। ठीक है, बच्चा 7, तो 7 ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है, तो 7 एकम 7। तो सिंपल देखो आप क्या करेंगे, ये जो आपको मैंने करके दिखाया ये आपने रफ में करना है, और जो आप आंसर में लिखेंगे सिंपल आप क्या लिखेंगे? 140 संख्या को लिखेंगे। और ये जो आपके साइड में आए यही आपके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। कौन कौन से आ गए आपके पास? 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देखो, 2 2 बार है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक हो गया। अब इस इतनी चीज आपको क्लियर होगी कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। अब अगला जो आपको करना है वो है 38 25। इसको आप बच्चों खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से करेंगे। बहुत इजी है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है 5005, ठीक है। 5005 ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो 5005 को हम भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 5005, ठीक है। देखो 5 आपको दिख रहा है, मैंने कहा 0 और 5 है तो आप 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 2 0 है, 5 एकम 5, ठीक है। फिर अगली जो संख्या आएगी, अब देखो 5005 के अलावा अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। अब 1 आपका किससे जाएगा? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसके अलावा अब आपने अगली जो संख्या देनी है भाग, देखो 1 से जाए 2 से जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपके 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से आप चेक कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है ना। अब जब 2 से नहीं जा रहा है तो 4 से भी नहीं जाएगा, ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। 5 से जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 0 और 5 नहीं है। 6 से जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से नहीं गया, 3 से नहीं गया, तो 6 से भी नहीं जाएगा। अगली संख्या बचती है आपके पास 7। 7 से दे दीजिए, देखो 7 एकम 7, कितना बचा? 3। तो यहाँ पे होगा आपका कितना? 3 और 0 30। फिर आ जाएगा 7 चौको 28, ठीक है। 7 चौको 28, कितना बचा? 30 में से 28 गया तो 2, तो ये हो जाएगा 7 तियां 21। क्लियर है? अब आपके पास कितना बचा? 143, ठीक है। तो अब 143 में भाग जाएगा किससे? 11 से। देखो 11 एकम 11, कितना बचेगा? 3। आप भाग करके देखिए, 2 3 4 5 7 8 इससे करके देखिए, आपका 11 से जाएगा सीधे सीधे ना। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे इसलिए मैं सीधे सीधे आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 11 कम 11, 3 बचा, पीछे 3 है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो क्या जाएगा? 11 तियां 33। फिर आपका सीधा सीधा भाग जाएगा 13 से, तो 13 कम 13। तो 5005 को आप सिंपली क्या लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। ये इसके क्या निकल करके आ गए? अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद बचा है आपका एक लास्ट क्वेश्चन 7429। तो इसके मैं अभाज्य गुणनखंड आपको सीधे सीधे बता देता हूं, आपने इसको याद कर लेना, ठीक है। बता देता हूं, आप खुद से इसको सॉल्व करिएगा। 7429 के होते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है अभाज्य गुणन, और इसमें बच्चे एक एक घंटा तक टाइम वेस्ट करते रहते हैं और निकलता ही नहीं है। देखो सीधे सीधे 17 19 23 आपको याद रखना है, और इस 7429 को आपने इस तरह से भाग देना है। पहले 17 से जो 2 जो बचेगा उसको यहाँ लिखो, फिर उसके बाद 23 से देना, 17 19 व 23 से भाग दे देना, ठीक है। इतना आप लोगों ने कर लेना है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना 1 नंबर में क्वेश्चन है आपका बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। उसके बाद चलते हैं अब आपके नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है आपका बच्चों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहाँ पे, और फॉर्मूले के अलावा आपने मेन तो फॉर्मूला याद रखना है, बाकी जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए 2 से 3 बार। फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं। तो फॉर्मूला आपका निकल करके आता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, या आपने याद भी कर लिया होगा आई होप। गुणनफल बराबर में आ जाता है आपका एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। अगर याद नहीं रखते हैं फिर भी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला आप देख रहे हैं 26 और 91, है ना। तो 26 और 91 में देखो आपने कैसे निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम की जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाए, है ना, बिल्कुल भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो पहले हम इस फॉर्मूले को आपने याद कर लिया, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, तो हम इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 26 और 91, है ना। अब कंटिन्यू बोलते बोलते गला भी कह रहा है भैया बस करो। ठीक हो गया, 26 और 91 सिंपल। आपने क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया अभाज्य गुणनखंड निकालने कैसे निकालते हैं। इस तरह से आपने 26 और 91 को लिखना है साइड में, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लिखना है। इसलिए आपने अभाज्य गुणनखंड निकालना। देखो अगर हम 26 की बात करें तो 2 से चले जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 क्या है, एक ऑलरेडी अभाज्य संख्या, 13 एकम 13। ऐसे 91 की बात करें तो 91 में देखो 7 का जाएगा, कितनी बार, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21, फिर आपका आ जाएगा 13, 13 एकम 13। अभाज्य गुणनखंड आपके जो आए हैं उनको आप लिख लो 26 बराबर जो 26 का है 2 गुणा 13, और 91 के जो निकल करके आए हैं उनको लिख लेते हैं 7 गुणा 13। ठीक है, अब देखो सिंपल शॉर्ट्स मेथड जो है एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ एलसीएम निकालने का, सिंपल आप क्या लिखो, एचसीएफ लिखो, और ये देख लो ये जो आपकी दोनों संख्याओं के आपने अभाज्य गुणनखंड निकाले, ये है ना, ये आपके क्या निकल करके आए हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब ये देख लो इन दोनों में एक जैसी संख्या कौन सी है ना, 2 यहाँ पर है नीचे नहीं है ना, 7 यहाँ पर है ऊपर नहीं है, कौन सी संख्या आपको एक जैसी दिख रही है, 13। ठीक है, हो सकता है आपकी 5 यहाँ पर भी हो, यहाँ पे भी हो, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी, वो मैं भी आपको बता दूंगा, आपने उनका वो भी आपको कॉमन ले लेना है। तो अभी फिलहाल आपको क्या दिख रहा है, 13 दिख रहे हैं, तो सीधा सीधा आपका आंसर जो हो जाएगा एस से बराबर कितना हो जाएगा, 13। माइंड में सेट हो गई है बात कि जो दोनों में जो संख्या दोनों में एक जैसी दिखेंगी उनको आपने सीधे सीधे लिखना है और उनका गुणा करा देना है ना। अब यहाँ पे उन दोनों का गुणा नहीं कराना है, जैसे हम यहाँ पे देखो एक संख्या आपको 13 यहाँ पर भी, 13 यहाँ पर भी, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है। गुणा कब कराते हैं, जब यहाँ पे आपको मान लो 3 और 3 एक संख्या आपको और कॉमन दिख रही है, तो तब आपकी एक 13 निकाल लिया आपने और फिर गुणा में आपको 3 दिखता है, तो तब आप इनकी गुणा कराते हैं, 26 13 39, तब आपका एचसीएफ कितना होता है, 39। फिलहाल आपके पास क्या नहीं है, 3 नहीं है ना, 3 नहीं है, तो इसलिए एचसीएफ कितना हो गया बच्चों यहाँ पे आपके पास 13। अब अगला आपको बोला है क्या, एलसीएम भी निकालो। तो अब एलसीएम कैसे निकालोगे, तो जो आपका ये एचसीएफ निकल के आया तो सबसे पहले उसको यहाँ लिख लो, फिर लगाना आपने गुणा का निशान, फिर आपके पास यहाँ देखो जो चीजें आपके पास कॉमन नहीं थी, है ना, ये ना 2 का कोई जोड़ा था इधर, ना 7 का कोई जोड़ा था, तो सिंपल आपने यहाँ पे 2 लिखना है और 7 लिख लेना है। अब आपको गुणा कराना आता है तो यहाँ पे गुणा करा लो, देखो 13 दूनी 26, गुणा में आपका कितना है 7। आप गुणा करोगे, देखो 26 और 7 की मैं यहाँ पे आपको अलग से दिखा देता हूँ, 26 का और 7 से गुणा कराने पे देखो 7 छंग कितना हो जाएगा 42, 6 7 42 का 2, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो सिंपल है, इसका आंसर कितना निकल करके आ गया 182। ठीक है, 182 निकल करके आ गया। हो सकता है आपको क्वेश्चन में बोले कि जांच भी करो, यानी जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो सही है, उसकी जांच भी करो। तो अब इसके लिए मैं सिर्फ आपको मेथड बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला देख रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या आपकी कौन कौन सी होगी, 26 और 91। ठीक है, बराबर में क्या दिख रहा है आपको, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना निकल के आया यहाँ पे आपके पास 13, और एलसीएम निकल के आया आपका कितना 182। ठीक है, जब आप इन दोनों का गुणा कराएंगे तो एचसीएफ गुणा एलसीएम आपका आ जाएगा कितना 2366। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका, ठीक है, क्योंकि अगर देखो एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल से समझाऊंगा तो बहुत लंबा चल जाएगा, है ना, तो मैं पूरा डिटेल में इतना, हाँ ठीक है 2366 इसका आंसर मुझे याद था, इसलिए मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया 2366। जब आप इसकी और इसकी गुणा कराएंगे 2366 आएगा, जब इधर आप इन दोनों की गुणा कराएंगे तो ये भी आ जाएगा 2366। तो ये आपका हो गया क्या, जांच का तरीका, फॉर्मूला मेन याद रख लो। बाकी एचसीएफ आप निकालना सीख गए इस तरह से, और एलसीएम आपने ऐसे निकाल लेना है।
ठीक है, आई होप ये पहले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए। ऐसे ही 12, 15 और यहाँ पे 221 आ गया, यहाँ पे खाली 21 होना है। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, उसको अभी हम सुधार लेते हैं। यहाँ पर आपका सिर्फ आएगा 21। ठीक है, 12, 15 और 21 सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं करना है आपको। 12 के भाज्य गुणन करना, ऐसे ही 15 के, फिर 21 के भाज्य गुणन। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब देखो एचसीएफ एलसीएम निकालना आपको बहुत अच्छे से आ गया, जांच करनी भी आ गई है। अगला जो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एचसीएफ बोल रखा है 9, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ याद कीजिए। अब आपको यहाँ ब्रैकेट में देखो दो संख्याएं भी दे रखी हैं, या आपको ब्रैकेट में देखो दोनों संख्याएं दिख रही हैं, 306 और 657। एचसीएफ यहाँ पे दे दिया है कितना, 9। एचसीएफ मिल गया, दोनों संख्याएं मिल गया। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, अगर मैं आपको ले चलूं उस फॉर्मूले पर, आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, दोनों का इसको हम पूरा एक बार देखते हैं। अगर ये अलग से उठ करके आ जाता है तो इसको हम नीचे ले चलेंगे, है ना। देखते हैं, ठीक है, पूरा उठ करके आ रहा है, इसको ले लेते हैं हम थोड़ा सा नीचे, है ना, ताकि इस फॉर्मूले से अलग हम इसको सॉल्व कर सकें। देखते हैं उठ के जाता है नहीं जाता है, ठीक हो गया। ये हो गया आपके पास, देखो टोटल आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब आपको दो संख्याएं दे रखी हैं यहाँ पे, जैसे आप फॉर्मूले में देख रहे हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्याएं आपको दे रखी है 306, 657, तो यहाँ पर लिख लो 306, 657 बराबर एचसीएफ आपको दे दिया है कितना, 9। देखो एचसीएफ है, उसके नीचे आपने 9 लिख लिया, एलसीएम आपको निकालना है। अब आपको पता है कोई संख्या बराबर के इधर लेकर के जाते हैं तो गुणा में है तो किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो आपने 306 लिखा गुणा 657 बट्टे में आपका कितना आ जाएगा, 9 बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, आपका एलसीएम। भाग देना आपने बचपन से सीख लिया है, और आई होप कि मेरे से पहले आप लोग भाग दे देंगे ना। तो हम 9 का भाग चाहे इसमें दे दो चाहे इसमें दे दो, चले जाएगा। देखो 9 तियां 27, कितना बचा 3, तो इधर हो जाएगा 6 36, 9 चौको कितना हो जाएगा, 9 18 9 से 9 चौको कितना होता है, ठीक है यार, 9 का पहाड़ा पढ़ के सुनाओ फटाफट, 9 18 9 27 9 चौको 36, ठीक है, कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। अब 34 का भाग, 34 की गुणा करानी किसमें, 657 में, तो यहाँ हम भाग क्या, मैं सीधा यहाँ पे आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 34 की किसमें करानी, 657 में। देखो 34 गुणा 657 कितना आ गया, 22 33 8। क्लियर है। यानी जब आप इसको भाग देंगे तो ये आपका निकल कर 34 की गुणा 657 में कराएंगे तो आ जाएगा 22 33 8 बराबर क्या निकल करके आ गया, एलसीएम। इसलिए मैंने आपको वो कहा था कि इस फॉर्मूले को याद कर लो। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। 3 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत बार आया है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि 10 नंबर आपके इस चैप्टर से बनते हैं। आई होप कि आपका ये तीसरा टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपरिमेय सिद्ध करना। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, या फिर 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, या 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन कोई नहीं करनी है, सिर्फ माइंड और आपको याद रखना आना चाहिए, यानी आपको सिंपल याद रखना है। तो इसको मैं सीधा इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं मैं आपको। और एक चीज और आपने इसको क्या करना है, कोशिश करिएगा कि रिवीजन, जितनी बार अगर आप इसका रिवीजन करेंगे उतना ही आपको ज्यादा नंबर देने के चांसेस रहेंगे। फिर आपको यहाँ बहुत ज्यादा देखो ये क्वेश्चन आपका हर साल आया है और हर साल रिपीट हुआ है। 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आप पे आपको दिखा दी, यही क्वेश्चन आपने देखने हैं। √5 √2 6 + √2 2 + √5। ठीक है, अभी मैं यहाँ जो आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखो √5 वाला आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये आया 2020 में। ठीक है, जो हिंदी आपको याद करनी है वो मैं आपको एक क्वेश्चन की दिखा दे रहा हूँ, √5 की दिखा देता हूँ। वहीं अगर आपका √2 आ गया, √7 आ गया, √11 आ गया, √13 आ गया, सिंपल आपने जहां जहां आंसर में √5 होगा वहां वहां आपने क्या कर देना है, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि माना √5 एक क्या है, माना √5 एक क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। ऊपर आ गया है, लास्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, √5 सिद्ध करना है, ये रहा। और देखो थोड़ा सा रेस्ट गले को भी चाहिए, इसलिए भगवान भी कह रहा है कि एक बार पेज ऊपर नीचे हो जाए। तो पहला आपको क्या लाइन लिखनी है कि माना √5 क्या है, परिमेय सिद्ध करना है। आपको क्वेश्चन अपरिमेय सिद्ध करना है, पर आपको पहले मान क्या लेना है, उसको परिमेय मान लेना है।
क्लियर है? मेरे साथ साथ आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले आपने मान लिया, माना रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय क्वेश्चन में बोला है, बट आपको क्या मानना है, परिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब आपको परिमेय संख्या की कंडीशन याद है कि अगर परिमेय संख्या तो आप उसको p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। ये आपको क्लास 9th में भी स्कूल में सिखा दिया गया होगा। और अगर नहीं सीखा तो आप सिर्फ इतना याद कर लो कि अगर परिमेय संख्या है तो आप उसे p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां क्या होते हैं, p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीन चीजें आपको याद करनी है, पहली कि p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, दूसरा p व q क्या है, पूर्णांक, और तीसरा q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीन लाइनें आपको याद हो गई। दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं कि p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं किसे, परिमेय संख्या को, और p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब उसके बाद सिंपल आपने जैसे माना ऊपर की रूट 5 को हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूट 5 को हमने p बट्टे q के रूप में लिख लिया। p बट्टे q बराबर में रूट 5। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या करना है, दोनों ओर वर्ग कर देना है। यानी कहने का मतलब यह है कि इधर भी आपको सिर्फ आपने हिंदी में लिखना है, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग का मतलब यहाँ स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5, और इधर आपके पास कितना है, p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर आएगा, है ना। अब बट्टे में q स्क्वायर है, तो जो बट्टे में है इसको बराबर किधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इतना बचेगा। इसी को आपने क्या लिख लेना है, समीकरण 1 लिख लेना है, जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं। ठीक है, देखो हिंदी ऊपर की ये तीन लाइनें याद कर लो। रूट 5 को एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है ना। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p व q क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद देखो हमने क्या लिख लिया, दोनों और वर्ग करने पर जब वर्ग किया तो आपका क्या निकल करके आ गया, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, जिसको आपने समीकरण 1 मान लिया। फिर उसके बाद सिंपल आपका जो 5 आया तो वो क्या है, p स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। देखो बच्चों इसमें सिर्फ आपको याद करना है, कुछ गुणा भाग नहीं करनी है ना। तो आपने सिंपल लिख लिया कि p स्क्वायर सॉरी जो 5 है वो p स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। जब p स्क्वायर का 5 है तब p जो 5 होगा वो p का भी एक क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। ये इतना आपने दो लाइन और यहाँ पे लिखनी है कि p स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड 5, p का भी कितना होगा, 5 होगा। तब उसके बाद दोबारा आपने क्या लिख लेना, अतः ये हर क्वेश्चन में मान लो रूट 2 आ गया तो जहां जहां आपको 5 दिख रहा है वहां वहां आपने 2 कर देना है। मान लो रूट 7 आ गया तो जहां जहां 5 है वहां पे आपने 7 लिख देना है। फिर उसके बाद उसने आपने दोबारा मान लेना है कि माना p बराबर 5x, x क्या है, एक पूर्णांक है। सिर्फ आपने ये लिखते जाना है, कुछ अलग से आपको लिखना नहीं है ना, गुणा भाग नहीं करनी है। फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको दोनों ओर क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। यानी यहाँ पे स्क्वायर कर दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। जब आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5x का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25x स्क्वायर। p स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे आपको, और ऊपर भी मैंने अभी आपको p स्क्वायर का मान कितना दिखाया था, 5q स्क्वायर दिखाया था। यहाँ पे आप देखेंगे p स्क्वायर बराबर कितना है, 5q स्क्वायर। तो जब देखो आपने यहाँ पे क्या किया, वर्ग किया, और यहाँ पे देखो आपका समीकरण 1 से क्या निकल करके आ गया, वर्ग करने पर। ठीक है, तो आ जाएगा 5q स्क्वायर। देखो वर्ग कर दिया, स्क्वायर आ गया। p स्क्वायर का मान आपका कितना है, 5q स्क्वायर, और इधर आपका आ जाएगा 5 स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है तो उसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो 5 का स्क्वायर जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ, 5q स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 25x स्क्वायर। देखो 5 गुणा में इधर आके बट्टे में आ जाएगा तो इधर बचेगा आपके पास कितना, q स्क्वायर बराबर 25 बट्टे 5x स्क्वायर। अब इससे भाग दे दोगे तो q स्क्वायर आपके पास बचेगा बराबर में कितना, 5x स्क्वायर। अब आपके पास q स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5x स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे कि q स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5, तो q का भी कितना होगा, 5 होगा। फिर आगे हम जो आपको लिखना है वो सिर्फ आपको हिंदी लिखनी है ना। देखो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि 5 p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि प्रारंभ में यह माना था कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं है। ठीक है, ये लाइन आपने एक बार ऊपर भी लिख देनी है कि जो यहाँ से आप देख रहे हैं कि p व q, जब आपने लिखा था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p व q का सॉरी q इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आपने एक लाइन और लिखनी थी कि p व q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब लाइन आप ऊपर लिखेंगे तो लास्ट में आपको ये रीजन मिल जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर माना था कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेम इसी बेस पर आपको कौन सा करना है, रूट 2 वाले को करना है।
और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा, ये 6 प्लस रूट 2 और 2 प्लस रूट 5 में से एक क्वेश्चन मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, इस प्लस की जगह पे आपका माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, इससे आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो एक ये चौथा वाला क्वेश्चन 2 प्लस रूट 5 भी आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, और उसके बाद आपका एक टॉपिक बचेगा, हम उसको भी जल्दी से समझ लेंगे। क्लियर है? और कोशिश करिएगा कि इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आपके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इनको आप जरूर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर बेकार है मेरा इतना आप पर मेहनत करना, है ना? अगर आप सच में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देखो 2 प्लस रूट 5 कब आया आपका? 2011 में यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखो जो आपने इससे पहले किया रूट 5 वाला ना, उससे बहुत शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपल आपने देखो जो क्वेश्चन में दिया है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो आपने इसको क्या, हर क्वेश्चन को आपने क्या मान लेना है? परिमेय मान लेना है। परिमेय मानेंगे तो आपको पता है उसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुनी थी। क्या? p व q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये लाइन आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या लिखा, दोनों और सॉरी p और q दोनों पूर्णांक है, q का मान क्या आ गया? 0। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ 2 प्लस में दिख रहा है, इसको आप उठा करके इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर आगे आपने देख लिया क्या, p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है। देखो यहाँ पे p और q दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे ये पूरी कैसे संख्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, पूर्णांक निकल करके आ गया, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? p/q माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, यानी इसको इस वाली इधर यानी बराबर के जो राइट साइड में है, ठीक है, ये आपको कैसी संख्या मिल गई? परिमेय संख्या मिल गई। तो आपने क्या बता देना है कि p/q माइनस 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर हो गया? ये लाइन आपने लिखनी है। पर हमें पता है कि रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमें क्या पता है? रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जब रूट 5 अपरिमेय संख्या है तो बाकी जो आपका हिस्सा है 2 प्लस रूट 5 वो कैसे परिमेय संख्या हो सकती है ना? तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा मानना गलत है कि 2 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः 2 प्लस रूट एक अपरिमेय संख्या है। कितना इजी था बच्चों? पहले वाले क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। तो टोटल ये आपके एक क्वेश्चन मैंने ये बता दिया, एक क्वेश्चन ये बता दिया, बाकी के बचे 2 क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है? अब उसके बाद चलते हैं आपके अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है शांत अशांत ज्ञात करना है, और लास्ट टॉपिक है आपका आज की इस वीडियो का। ठीक है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का मतलब इस पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अगर आपको सच में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है और इसको हम भी इसको जल्दी जल्दी ऐसे बताऊंगा कि आप मतलब हवा में इसको करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, शांत अशांत ज्ञात करना। देखो एक सिंपल से अगर मैं बोलूं शांत अशांत कब होगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अंश क्या है और हर क्या है। इन दो चीजों को आप माइंड में सेट कर लो, अंश और हर को। जब भी कोई संख्या आपको बट्टे में दिखती है ना, मान लो 5/7, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हम हर। इतना आप लोगों ने इस प्राइमरी में ही सीख लिया है, तो यहाँ पे मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बट कुछ बच्चे शायद कोरोना टाइम में बिल्कुल नहीं पढ़े, तो उनके लिए एक बार जरूर रिपीट कर दे रहा हूँ। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। क्लियर है? अब जो लाइन मैं आगे लिखने जा रहा हूँ, बस उस लाइन को आप याद कर लो, तो कोई अलग से आपको कुछ फॉर्मूला ट्रिक व्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़े है। ठीक है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 है, 2 व 5 है, तो दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या होगी? शांत होगी। हाँ, अभी वो पता नहीं कैसा बनना चाह रहा है, शांत होगी। सिंपल, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 हैं तो दी गई संख्या क्या होगी? शांत होगी। अब अगर जो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाया, बट्टे में कितना है? 7, तो अब बताओ ये आपका क्या होगा? शांत या अशांत होगी? 7 है तो 7 क्या है? शांत या अशांत? इसी को तो आप हर बोल रहे हैं, तो आपने क्या लिखा? हर के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको दूसरे तीसरे पॉइंट में निकालना सिखाया था। संख्या लिखी, उसको आपने काटना है। देखो 7 से 7 में भाग जाए एक बार। तो मैंने आपको ये भी बताया था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है। अगर याद नहीं है तो एक बार वहां फटाफट जाओ और देखो कि अभाज्य और भाज्य किसे बताया है ना, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा देखो अब इसके भाज्य गुणनखंड कितना है? 7, तो सिंपल आप इस संख्या को क्या लिख देंगे? अशांत। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, शांत अशांत बताना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सीधा। आपका जो पहला क्वेश्चन इसमें मैंने लिखा है वो है 13/31 25। हर के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि ऊपर वाले के निकालने लग जा रहे हो।
तो 13/31 25 को सॉल्व करना है, तो 13/31 25 को यहाँ लिख लिया। तो सिंपल हमें किसके निकालने हैं, नीचे वाले के, तो 31/25 को हमने लिख लिया, 5 से भाग देंगे। देखो पीछे 5 है इसलिए 5 से सीधा उठा दे रहे हैं। 5 छंग हो जाएगा 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 आया तो 5 से फिर भाग दे देंगे। 5 एकम 5, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 पंजे 25। ठीक है, तो देखो कितना इजी हो जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर 5 देंगे, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया, 2 बचा, फिर 5 पंजे हो जाएगा कितना 25, फिर किससे जाएगा 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, यानी अब आप देखो जो अभाज्य गुणनखंड निकल करके आया इस सेट क्या है, सिर्फ 5 5 5 5 5 है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 भले ही 100 बार आ जाए, बस आपने ये देखना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 या फिर खाली 2 या फिर खाली 5 आए, तो भी संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो अब देखो 5 5 5 आया, तो आप सिंपल क्या लिख देंगे, दी गई संख्या क्या है, शांत है, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 5 है। ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो दी गई संख्या क्या है, शांत है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला है 17/8। 17/8 देखो सिंपल आपको किसके निकालने हैं, इसके निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। 8 लिखा, सॉल्व कर लेते। देखो 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 2 2 आया, यानी क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी जल्दी इसका आंसर निकल जा रहा है आपका। ठीक है, अशांत शांत। अब देखो बट्टे में आपका 2 है और 5 है, ऊपर ये घात में आपको 3 दे रखा है, 3 दे रखा है। फर्क नहीं पड़ता आपका घात में 100 है, 200 है, 300, बट आपने ये देख लेना है 2 और 5 है या नहीं है। खाली 2 भी होता तो भी चलता है, खाली 5 होता तो भी चलता, दोनों एक साथ दोस्ती में है तो भी चलेगा। यानी सिंपल आप इसको क्या बोलेंगे, शांत। देखो इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, शांत निकल करके आ गया। अगला वाला बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो चौथा पॉइंट देख रहे हैं इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये शांत है या अशांत है। उसके बाद अगला जो है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है और बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे अब इसमें देखो हर के भाज्य गुणनखंड कितना है, 15 है, इसके भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ एक चीज मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दी है। क्या गलत किया है, पहला वाला क्वेश्चन। हाँ, अभी एकदम से ध्यान में आया ये बच्चों, अभी हमने क्या निकाले थे, इसके अभाज्य गुणनखंड 5 5 5 आए। यानी हमने अभी समझा कि अगर 5 है या फिर 2 है या फिर 2 और 5 दोनों एक साथ है तो वो क्या हो जाएंगे, शांत होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अशांत लिख दिया, थोड़ी सी गलती के लिए माफी चाहूंगा। तो ये भी आपकी संख्या कैसी है, शांत है। क्यों, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, हर के 5 5 है। क्लियर हो गया। अब जो अगले क्वेश्चन में बच्चों सबसे ज्यादा डाउट रहता है वो रहता है कि यहाँ पे देखो आपने इसको सॉल्व किया तो आपका क्या गया, 3 गुणा 5 है, यानी अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 है। अभी आपने देखा कि कोई भी संख्या शांत कब होगी, जब हर के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 है या तो 5 है या फिर 2 और 5 दोनों एक साथ है तो भी क्या होगी, संख्या शांत होगी। बट यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है, 3। तो आप सिंपल साहब इसको क्या लिख जाएंगे, क्या लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, अशांत लिख के आ जाएंगे। बट इसका आंसर ये बच्चों क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि बच्चों सबसे पहले आपने क्या देखना है कि दोनों संख्या जो आपकी अंश और हर, यानी ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को देख लेना है कि क्या ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से भाग तो नहीं जा रहा है इनमें। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 6 और 15 में एक ऐसी संख्या जिससे भाग जा रहा है वो है 3। देखो 2 तियां होता है 6, सॉरी 2 तियां बोल रहा हूं, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी, 3 दुनी, 3 दुनी होता है 6, 3 पंजे होता है कितना, 15। अब आपका ये काटने के बाद दो छोटी संख्या निकल के आई, 2/5। तो अब देखो बट्टे में आपके पास कितना है, 5 है, तो अकेले 5 भी आया तो भी आपकी ये संख्या कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और अगले वाले क्वेश्चन यानी जो छठा नंबर है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये संख्या शांत है या अशांत है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों जो आज के हमारे टॉपिक थे वो हो चुके हैं पूरे कंप्लीट। ठीक है, बस अब आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहेगा होगा। ठीक है, अब कोई भी डाउट रहेगा होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। सिंपल देखो मैंने आपको लगभग हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ से आपके लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। बस अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अगर आपको वास्तव में और रियली बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं आपके फाइनल एग्जाम में। बस आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बच्चों अब आपने तैयारी कर लेनी है। अगर मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूं तो आप लोगों ने भी थोड़ा सा टाइम अपने लिए देना है। देखो मैं अपने लिए कोई टाइम नहीं दे रहा हूँ, ये है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, बस यही चाहता हूँ। तो कम से कम 1 महीना पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आपके 3 महीने 4 महीने छुट्टियां रहेंगी, उसमें आपको जो करना है, जहां जाना है, जो खेलना है सब करना। बट ये जो 1 महीना है, कोशिश करो कि अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटे टाइम निकाल लो।
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों आपसे, अगर आप 1 से 2 घंटे निकाल रहे हो तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अब बस मिलते हैं अगले चैप्टर में, और कोशिश अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि सर लाइव क्लासेस स्टार्ट करो तो लाइव भी करेंगे, नहीं तो आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपका मन है तो पढ़ो, नहीं मन है तो मत पढ़ो। फ्यूचर आपके हाथ में है और अपना फ्यूचर है, तो अपना फ्यूचर अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो ये 1 महीना बस अच्छे से मेहनत कर लो। तो आप सभी को बहुत-बहुत ढेरों शुभकामना आपके एग्जाम के लिए, और बेस्ट विशेस कि अच्छे से नंबर आए आपके और अच्छे से तैयारी करते रहें, और बाकी आप लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन की फाइनल एग्जाम की तैयारी कर पाए। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।